Our next topic under nephritis is interstitial nephritis. So introduction part. Interstitial nephritis is a kidney condition characterized by swelling in between the kidney tubules. Swelling of these tubules can causes a number of kidney symptoms ranging from mild to सीवियर. सो डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर किडनी ट्यूब्यूल्स हैं और इन ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जो कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन, interstitial nephritis or tubulointerstitial nephritis is a form of nephritis affecting the interstitium of the kidney surrounding the tubules. The disease can be either acute, meaning it occurs suddenly, or chronic, meaning it is ongoing and eventually ends in the kidney failure. So interstitial nephritis जो है tubules और उसके जो surrounding जो structure हैं, जो interstitium है, उसको ये affect करता है. उसमें जो है inflammation वो develop होता है और ये acute and chronic दोनों हो सकते हैं. और अगर इसको treat नहीं किया गया तो ये kidney failure भी क्या कर सकता है, lead कर सकता है. नाउ ईटियोलॉजी इसकी दी गई है. सो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन. द मेजॉरिटी ऑफ ANI दैट इज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस केसेस एटलीस्ट 70% में बी एट्रीब्यूटेड टू बैड रिएक्शन टू ड्रग. सो 100 में से 70% जो है आपका ड्रग रिएक्शन के कारण डेवलप होता है और जो 30% है वो एलर्जिक रिएक्शन या फिर ऑटो इम्यूनिटी के कारण डेवलप होता है. सो यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दिए गए हैं. दैट इज़ द मेडिकेशंस हैं जो ओवर यूज़ करता है पेशेंट, या कभी कभी पेशेंट उस चीज़ से एलर्जिक होता है जिसके कारण से पेशेंट के में आपका इंटरस्टिशियल जो नेफ्राइटिस है वो डेवलप होता है. तो जो मेडिकेशंस है सच एज दी एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गया है ना, और वो लीड करते हैं आपके इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को, जिसको हम लोग एलर्जिक या एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं. ना कुछ और मेडिकेशन है जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, जिसमें मेनली है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, मेथिसिलिन, सल्फोनामाइड मेडिकेशंस. कुछ और अदर है जैसे कि फ्रुसेमाइड हो गया, थियाज़ाइड डायरेटिक्स, ओमेप्रेजोल, ट्राइएमेट्रेन एंड दी एलोप्यूरिनॉल, एंटीबायोटिक्स के कारण, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. तो ये सारे ड्रग्स हैं जिसके कारण से पेशेंट को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. ना आपके एलर्जिक कंडीशंस वाले कॉजेस हम देखेंगे, है ना. एलर्जिक ड्रग रिएक्शन में मोर सीवियर इन एल्डरली पेशेंट. क्यों उनमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं. एक पर्टिकुलर एज होने के बाद एल्डरली पेशेंट्स में मेडिसिन की जो काउंटिंग है, जो संख्या है, उनके इनटेक की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो परमानेंट किडनी डैमेज जो है वो डेवलप कर सकता है. सो ड्रग एलर्जिक जो रिएक्शन है वो 70% आपके इंसिडेंस हमको देखना जाएगा कि इन ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स में आपकी किडनी डैमेज की कंडीशन या फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस डेवलप होने की कंडीशन ज़्यादा रहते हैं. सो यहाँ पे अदर और कुछ नॉन एलर्जिक कॉजेज़ दिए हैं. एलर्जिक तो नॉर्मली आपके 70% ड्रग्स से हैं, पर कुछ और अदर नॉन एलर्जिक जो कॉजेज़ हैं उसमें है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज़ दी ल्यूपस एरिथमेटिसिस, जिसमें मेनली जॉइंट्स हैं, स्किन है जो इन्वॉल्व होता है. नाउ लो ब्लड पोटेशियम लेवल, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल और द यूरिक एसिड इन द ब्लड, सर्टन इन्फेक्शंस, नॉन एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. द एक्यूट फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय साइड इफेक्ट ऑफ सर्टन ड्रग्स. ठीक है. सो ये अदर आपके कॉजेज है जो कि ऑटो इम्यूनिटी में आएंगे. ठीक है. और कुछ लेवल्स का बढ़ जाना जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल या यूरिक एसिड का लेवल जो ब्लड में बढ़ जाना है, ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो है वो लीड करता है. ना रिस्क फैक्टर हैं. सो रिस्क ग्रुप आप हमने पहले ही बताया कि आपके एल्डरली जो है मेन रिस्क ग्रुप में आते हैं इसमें, क्योंकि वो मल्टीपल ड्रग्स का इनटेक करते हैं. ठीक है. दे मे बी कन्फ्यूज्ड अबाउट टेकिंग ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन. अदर ग्रुप्स एट हाई रिस्क ऑफ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इंक्लूड हु chronically use over the counter pain relievers, suffer from autoimmune diseases, and have sclerosis and inflammatory disease of the lungs. ठीक है. सो ये सारे अदर आपके अदर कॉजेज़ हैं जो कि जिसमें मेन ड्रग कॉज नहीं है, बट अदर कॉजेज़ हैं जो कि और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस डेवलप कर सकता है. और ये पेशेंट्स आपके रिस्क ग्रुप वाले आते हैं, जैसे कि क्रोनिकली इल वाले पेशेंट हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जिनको सार्कोडोसिस है ना, इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द लंग, या ओल्डर पीपल. ये लोग आपके रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेंगे हम लोग. सो यूरिन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. उसके साथ जो अदर सिम्टम्स है वो है फीवर, ब्लड इन द यूरिन, एग्जॉशन,
water retention, swelling, weight gain, feeling of bloating, now elevated blood pressure, increased or decreased urine output, mental status changes that is drowsiness, confusion या कोमा में जा सकता है पेशेंट, nausea and vomiting डेवलप होगा, ओवरऑल बॉडी रैश डेवलप हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी और एनी एरिया क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ना जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, है ना, सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है आपका इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का, दैट इज़ द इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड है। द प्रिसाइज डिसीज मैकेनिज्म इज़ अनक्लियर बट द एंटीजन ड्राइवन इम्यूनोपैथोलॉजी इज़ द की मैकेनिज्म। सो यहाँ पर जो पैथोफिजियोलॉजी है वो आपके इम्यूनोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। So first is presence of helper induced and suppressor cytotoxic T lymphocytes in the inflammatory infiltrates, ठीक है। सो हेल्पर टी सेल जो है आपके वो वहाँ पर दिखाई देंगे, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नाउ इट सजेस्ट दैट द टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल इंजुरी। सो आपका टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा जिसके कारण से सेल इंजुरी जो है वो डेवलप होती है एंड आर इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ interstitial nephritis that is ultimately lead to interstitial nephritis. So it is the condition which is related to your autoimmunity. but अगर वो ड्रग से एलर्जिक है, अगर ड्रग एलर्जिक आपका interstitial nephritis डेवलप हो रहा है, सो ओवर मेडिकेशन से, है ना, हमारा जो किडनी है जब वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, फिल्टर करता है, ये ड्रग से जब एलर्जिक हो जाती है, सो एग्जैक्टली जो सराउंडिंग जो टिश्यू है इस ड्रग के कंटिन्यूसली वहाँ से फिल्टर होने के कारण क्या हो जाते हैं, बार बार उसके कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इन्फ्लेम्ड होकर के धीरे धीरे उनके सेल्स में क्या होने लगती है, इंजरी, और मे भी वो क्रोनिक रीनल फेलियर को क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट जो है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोसिस में मेन है हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देगी हमको। नाउ ब्लड टेस्ट है जिसमें ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम देखेंगे, ब्लड क्रिएटिनिन देखेंगे, ब्लड गैसेस विच शोज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, दैट इज़ द ब्लड गैस एनालिसिस हम करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, किडनी अल्ट्रासाउंड, किडनी बायोप्सी एंड द गैलियम स्कैन। गैलियम स्कैन जो है एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर में, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ये जो है इमेजेस देता है बॉडी का जब हम क्या करते हैं, स्कैन लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट। सो रिमूव द इटोलॉजी सच एज द ऑफेंडिंग ड्रग। सो जिस ड्रग से पर्सन को एलर्जी हो रही है ना, या पर्सन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसको हमको पहले ट्रीट करना है, और जो ड्रग एलर्जिक चीज़ें हैं जो एलर्जी कॉज कर रही है उसको हमको क्या करना है, पेशेंट से स्टॉप करना है। अदर केसेस ऑफ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कैन बी ट्रीटेड विद द एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है, सो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन सच एज द साइक्लोफॉस्फामाइड कैन समटाइम्स बी हेल्पफुल। एंड इन सीवियर केसेस, अगर कंडीशन एकदम सीवियर हो गई है, सो डायलिसिस बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि हम किडनी को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें, और जो एक्सेसिव ड्रग हैं उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस भी हम कर सकते हैं अगर ऑटो इम्यूनिटी हुई है। सो प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू हम प्लाज्मा को रिमूव करते हैं ताकि जो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है इंटरस्टिशियल एरिया ऑफ दी किडनी में, टिब्यूल के चारों तरफ, उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सो किडनी ट्रांसप्लांट हम करवा सकते हैं अगर पेशेंट का किडनी कंप्लीट फेल हो गया है तब। नाउ डाइटरी कुछ मॉडिफिकेशन है। सो डाइटरी थेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, और नाउ नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग सॉल्ट इन द फ्लूइड इन द डाइट कैन इम्प्रूव द स्वेलिंग एंड हाई ब्लड प्रेशर। आपका डाइटरी जो मॉडिफिकेशन है वो आपके डॉक्टर्स जैसा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, वैसा हमको देना है। सो आपका न्यूट्रिशनल थेरेपी में नॉर्मली आपका फ्लूइड का इंटेक एडिक्वेट रखना है हमको, है ना, लीटर्स में फ्लूइड देना है ताकि एक्सेसिव यूरिनेशन हो और जो ड्रग है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। बट अगर क्रोनिक कंडीशन में चला गया है पेशेंट, किडनी फेलियर की कंडीशन अराइज हो गई है, तो सॉल्ट और फ्लूइड हमको डाइट में क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना, हमको लिमिट करना पड़ेगा ताकि जो स्वेलिंग है या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन जो अराइज हो रही है वो क्या हो सके, ट्रीट हो सके। प्रोटीन को क्या करेंगे हम डाइट से लिमिट करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो बिल्डअप हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी में, एजोटीमिया, यूरीमिया जो डेवलप हो रहा है वो ना हो, ठीक है। दैट कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, है ना। सो ऐसा चीज़ें हमको नहीं देना है जो आपके पर्सन के बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में एजोटीमिया यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऑक्यूमुलेट करेगा।
Now nursing diagnosis कुछ दी गई है, that is the same as your glomerulonephritis, that is the acute pain, hyperthermia, imbalanced nutrition, fear and anxiety and deficient knowledge. So we have to manage through the proper intervention. So we have to relieve the pain, maintain the normal body temperature and promoting adequate nutrition and decreasing the fear and the anxiety. Now complications are there. Metabolic acidosis can occur because of the kidney aren't able to remove the enough acid. Waste product और acid को वो जब रिमूव नहीं कर पाएगा, जब वो क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा, तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है. द डिसऑर्डर कैन लीड टू एक्यूट और क्रोनिक किडनी फेलियर और द एंड स्टेज रीनल डिसीज. नाउ जो प्रोग्नोसिस है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का, वो ऐसा है कि ये एक शॉर्ट टर्म डिसऑर्डर है और इन रेयर केसेस इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज इंक्लूडिंग द क्रोनिक किडनी डिसीज. एंड एक्यूट interstitial nephritis may be more severe and more likely to lead to a long term or permanent kidney damage in the elderly people. acute जो है सडन डेवलप होता है ना, और सडन जो ड्रग रिएक्शन है वो बहुत ही सीवियर होते हैं और कभी कभी पेशेंट का जो किडनी है वो वापस क्या नहीं हो पाता है, रिवर्ट बैक नहीं हो पाता है. सो ये परमानेंट किडनी डैमेज क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है. बट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ड्रग एलर्जिक रिएक्शन को जान करके और मतलब कौन सी चीज़ों से किडनी को, कौन से ड्रग से किडनी को क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, उसको स्टॉप करके हम क्रोनिक स्टेज में जाने से क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रोक सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस.